नमस्कार साथियों। तो आरएस 2025 परीक्षा की तैयारी के लिए हम आज की कक्षा से शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर्स की हमारी एक श्रृंखला का। मैं हूं घनश्याम शर्मा, आरएस 2021 में मैं चयनित हूं और अ, आप सभी के लिए पहले भी मैं करंट अफेयर्स लाता रहा हूं काफी लंबे समय से और अब हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो इस महा मैराथन में आज से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगस्त माह के जो राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं उनको हम पहले कवर कर लेंगे और उसके बाद में एक एक करके जो आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में आपके अलग अलग सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इसमें एनवायरमेंटल साइंस हो, आपका इकोनॉमी सेक्शन हो, पॉलिटी सेक्शन हो, सभी के करंट अफेयर्स को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की कक्षा में हम सबसे पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये कक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है और इस कक्षा की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जो सबसे पहला हमारा इसमें करंट अफेयर है वो है राजस्थान की नई नागरिक विमानन नीति के बारे में। तो राजस्थान जो है उसमें विमानन के क्षेत्र में काम करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य की इकोनॉमी में लगभग 15% का योगदान पर्यटन क्षेत्र देता है और पर्यटन क्षेत्र के लिए जरूरी होता है कनेक्टिविटी। और उसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राज्य में जो है किसका प्रयास किया जा रहा है, राज्य के अंदर आपके विमानन एक नीति जो है उसको लाने की बात कही गई है, जिसके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका कार्य किया जाएगा, जिसमें एक काम तो होगा आपके इस नीति में किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा इन तीनों में फ्लाइंग स्कूल खोलने का, जिनमें से किशनगढ़ में जो है फ्लाइंग स्कूल खोली भी जा चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो तीन जगह कौन कौन से, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, इन तीनों में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे इस नीति के अंतर्गत। और दूसरा, राज्य में जो अवसंरचना है उसमें कोटा के अंदर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात भी इसमें कही गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आप समझते हैं, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक परियोजना जो बिल्कुल नई शुरू की जा रही हो, अर्थात उसमें नया नया निवेश किया गया है और वो उस क्षेत्र में बिल्कुल नई है। इसी तरह से इसका एक विपरीत होता है ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पहले से स्थापित कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी उद्यम जिसके अंदर आप ऊपर से फिर से निवेश करते हैं और उसमें उसको विस्तार देने का काम करते हैं, वो ब्राउन फील्ड के रूप में हम देखते हैं। इसी तरह से एक एरो सिटी विकसित किया जाएगा और ये जो एरो सिटी होगा इसके अंतर्गत बहुत सी जो हॉस्पिटलिटी की जो फैसिलिटीज होती है, जिसमें आपका चाहे होटल्स हो, चाहे रेस्तरा हो, इस तरह की चीजें इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये पूरी की पूरी नीति विमानन क्षेत्र में राज्य में अवसर पैदा करने, रोजगार पैदा करने के साथ साथ अवसंरचना के विकास में योगदान करने वाली है। इसी के साथ राज्य में कार्गो सुविधाएं शुरू की जाएगी और जो पुरानी हवाई पट्टियां जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है और जिनमें सुधार की जरूरत है, उनमें सुधार भी किया जाएगा और उनको परिचालन के योग्य भी बनाया जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रयास इस राजस्थान की नई विमानन नीति के अंतर्गत किए जाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम अगली हमारी खबर की तरफ बढ़े तो अगला है हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के बारे में। तो हरियालो राजस्थान एक विशेष कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो है राज्य के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। मानसून के मौसम में चूंकि पेड़ लगाना ज्यादा सिंपल होता है, इसीलिए हरियालो राजस्थान मिशन के तहत 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 50 नई नर्सरी, हर जिले में एक एक मातृवन की स्थापना करना, खेजड़ली जोधपुर जो है, जो कि विश्व विख्यात है, पूरे देश में विख्यात है, बलिदान के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए जो अमृता देवी जो है उनके नेतृत्व में जो बलिदान दिया गया था, तो उसको एक धरोहर के रूप में विकसित करने और उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक म्यूजियम भी वहां पर बनाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम के तहत पेड़ों की जो इंडिजीनियस नस्लें हैं, जो स्थानीय नस्लें हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। और वन धन कार्यक्रम भी इसमें चला करके वन मित्र लगभग 2,000 लोगों को स्थानीय रूप से बनाया जाएगा ताकि रोजगार भी मिले और इसके साथ साथ लगाए गए जो हमारे वृक्ष हैं उनका संरक्षण भी किया जा सके। तो ये आपके हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ काम हैं
जहां से आपको 2 या 3 लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कुछ सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको स्ट्रेट पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, ये देखिए, ये वो अभियान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये जून 2024 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, और उसी के क्रम में, उसी के अनुसरण में राजस्थान में भी वृक्षारोपण महाअभियान जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए, अगला एक और जो अभियान चलाया जा रहा है वो है आंगनबाड़ी चलो अभियान। तो चूंकि आंगनबाड़ी के माध्यम से राज्य के अंतर्गत जो है 3 से 6 वर्ष के जितने भी बालक होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का ये दायित्व है कि वो 0 से 6 वर्ष आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करे। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है, लेकिन फिर भी 6 साल से कम के बच्चे बच जाते हैं और उनको प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, वो देने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार अभियान चलाती है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हों और हमारे यहाँ पर हर बच्चे को बेसिक प्राइमरी शिक्षा मिल सके, प्री प्राइमरी शिक्षा मिल सके, उसके लिए 1 से 15 जुलाई तक इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जागरूकता का प्रयास किया गया विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से, और आसपास के क्षेत्रों से बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ावा देने की भी कोशिश की गई है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जुड़ता है फिर से पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में ही एक और जो है एमओयू हाल ही में किया गया है भारत के जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है उनके बीच में। तो मध्य प्रदेश जो है वो भी विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, और राजस्थान भी अपने आप में मंदिर और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पर्यटन के स्थल हैं उनके लिए जाना जाता है। इसीलिए दोनों देश राज्यों की जो सरकारें हैं उनके बीच में एक एमओयू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा आपस में, विशेष करके ऐसे स्थल जिनकी मान्यता पूरे देश भर में फैली हुई है। उदाहरण के लिए राजस्थान के जो खाटू श्याम है सीकर के रींगस में स्थित है, और जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध राजसमंद का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर से। कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आधुनिक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, जिनके माध्यम से तीव्र गति से और बेहतरीन सुविधाओं के साथ में पर्यटकों को फैसिलिटीज मिलती है। वहीं पर दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है उससे इसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो अब प्रश्न कैसे आएंगे? तो पूछा जाएगा कि आध्यात्मिक कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन स्थानों से संबंधित है? उसमें ये चारों दे करके पूछ लेगा, 1 या 2 सही, 2 या 3 सही, उपरोक्त सभी सही, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखना है, या फिर पूछे कि आध्यात्मिक कॉरिडोर में राजस्थान किस राज्य के साथ में जो है एमओयू कर रहा है, तो वहां पर भी हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ हमारा ये एमओयू हो रहा है। और स्थान खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये 4 स्थान अपने को इसमें याद रखना है। इसमें क्या फैसिलिटी दी जा रही है? इसके अंतर्गत वंदे भारत एक्सप्रेस और इलेक्ट्रिक बसों का जो है परिवहन शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरएस जंक्शन के द्वारा जो है हमारी कुछ कोर्सेज भी आप सभी के लिए चलाए जा रहे हैं। तो जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में फाउंडेशन बैच हमारा पहला शुरू हो चुका है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप ऑनलाइन देख सकते हैं, या सांगानेर जयपुर में हमारा जो सेंटर है वहां पर विजिट करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो ये फाउंडेशन बैच 16 से 18 महीने की अवधि का होने वाला है, और इस पूरे फाउंडेशन बैच में आपको 2.5 घंटे प्रतिदिन की क्लास के माध्यम से रेगुलर जो है आपकी तैयारी कराई जाने वाली है। इसमें आपको न केवल प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज बल्कि उसके साथ साथ नोट्स और पूरा का पूरा मेंटरशिप भी अवेलेबल होने वाला है। इसी प्रोग्राम को आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी हमारा शुरू हो गया है। प्रीलिम्स के लिए भी एक अलग टेस्ट सीरीज है, और प्री कम मेंस के लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज हमारा अभी शुरू किया है। 25 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगा, और इस टेस्ट सीरीज को पूरे साल भर हम चलाने वाले हैं,
जिसमें दिसंबर तक हम आपको सेक्शनल टेस्ट देंगे और उसके बाद में फुल टेस्ट की आपकी तैयारी होने वाली है। तो इस प्रोग्राम को भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन के नाम से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली योजना की। अगली योजना की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ए हेल्प योजना एक विशेष योजना है जो कि पशुधन के विकास से संबंधित है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। क्या हो रहा है, केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और इसके माध्यम से क्या कर किया जाना है, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता मतलब जो ट्रेंड है और जो पशुधन के संरक्षण में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पशुपालक है उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अक्सर उनको ट्रेंड चिकित्सक मिल ही नहीं पाते। तो बेसिक जो उनके पशुओं की बीमारियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है उनका निदान नहीं हो पाता। और इसीलिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय ने मिलकर के एक साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया है। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत 2023 में अक्टूबर माह में की गई थी ए हेल्प योजना की झारखंड से। तो झारखंड जो है वहां पर इसकी पहले शुरुआत की गई और अब राजस्थान भी उत्तर भारत में इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जहां पर महिलाओं को प्रशिक्षित करके और उनको मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जो पशुधन की बीमारियों से जुड़ी जो भी उपाय हैं उनको बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों ई साक्ष्य ऐप के बारे में। एक एप्लीकेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से हमारे 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता आदि सम्मिलित है। ये जो कानून है, इन कानूनों के अंतर्गत अब चीजों को डिजिटली रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है और इसी क्रम में एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ई साक्ष्य ऐप। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, उसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया और इसमें एक एप्लीकेशन इन्होंने तैयार किया है जिसमें किसी भी प्रकार की वारदात के होने पर उससे जुड़े हुए जो सबूत हैं जिनको हम साक्ष्य बोलते हैं, उन सबूतों को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा और जब भी न्यायालय द्वारा जरूरत पड़ेगी तो उनको डिजिटली वहां पर प्रस्तुत भी किया जा सकेगा। इससे न केवल साक्ष्यों की सुरक्षा मजबूत हो पाएगी, बल्कि इसके साथ साथ सभी प्रकार के साक्ष्य एक क्लिक पर जो है न्यायालय में उपलब्ध हो जाएंगे और देरी जो इसमें न्याय मिलने में होती है उसमें भी कमी आ पाएगी। तो ये ई साक्ष्य ऐप राजस्थान में भी लॉन्च हुआ है और उसी के संबंध में फिर ये करंट अफेयर्स हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम एक और पोर्टल की जो कि राजस्थान रोडवेज के द्वारा शुरू किया गया है। तो राजस्थान रोडवेज जो है उसमें आए दिन यात्रियों की शिकायतों की समस्याएं हमको देखने को मिलती है और उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई भी कोई नहीं करना चाहता। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सुनवाई करवानी है तो सरकार क्या करे, तो सरकार ने इसीलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई को बढ़ावा देने का काम किया है और एक समाधान नामक पोर्टल विकसित किया है जहां पर जाकर के और आप बस से जुड़ी हो चाहे रोडवेज की किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी टिकट धारक है, क्योंकि पहले आपको रोडवेज का ग्राहक बनना होगा, जब आप रोडवेज के ग्राहक होंगे तभी आप इससे जुड़ी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। तो इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि इसके साथ साथ शिकायतकर्ता जो भी अद्यतन स्टेटस उसकी शिकायत का होगा, जो भी कार्रवाई उसकी शिकायत पे की गई है उस शिकायत की कार्रवाई को भी आसानी से
देख पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम बात करें तो एक अवार्ड की चर्चा हम कर लेते हैं। एक अवार्ड हाल ही में दिया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर में। ठीक है, और इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर को और उसके साथ साथ राज्य की एक नगर परिषद जो कि हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ नगर परिषद को और जो DAY अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है उसके अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा दिया गया एक अवार्ड है जिसको स्पार्क अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्पार्क का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड। तो ये स्पार्क अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि हमने रियल टाइम अपनी प्रोग्रेस को शो किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत और लाभार्थियों से लेकर के हर तरह की जानकारी को डिजिटली उपलब्ध भी करवाया है। तो एक और जहां हमारी हनुमानगढ़ नगर परिषद को ये अवार्ड मिला है, वहीं पर इस मिशन के स्टेट डायरेक्टर को भी ये अवार्ड दिया गया। इस तरह से राजस्थान को स्पार्क अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की जगह अब ले ली है नए राज्यपाल ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बन गए हैं और ये जो हैं राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में अब यहाँ पर अपनी सेवाएं देने वाले हैं। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से संबंधित है, औरंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ। RSS से इनका संबंध है। ये पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं वो अब राजस्थान के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये पूर्व में किस जगह से थे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि ये कहां से थे? महाराष्ट्र से। इसके अलावा और भी नियुक्तियां हुई है जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के ही ओम प्रकाश माथुर जो हैं उनको अब सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, तो ये बीजेपी के सदस्य हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, कई बार ये प्रभारी बने हैं। तो इस तरह से चूंकि आप जानते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति हमेशा जो भी सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक तरह से राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यों में काम करता है। इसी रूप में ओम माथुर जो है, ओम प्रकाश माथुर जो है उनको सिक्किम के राज्यपाल के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये कहां से जुड़े हुए हैं? ये राजस्थान के पाली से मूल रूप से जुड़े हुए। इसी तरह से राजस्थान के ही आप सभी जानते हैं जो हमारे पूर्व एक और राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया जो थे, जो नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है, उनको अब हटा करके असम से पंजाब राजभवन और पंजाब के नए राज्यपाल में, ठीक है, तो पंजाब के नए राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के प्रशासक के रूप में इनको लगाया गया। आप सभी जानते हैं कि जो कई हमारे राज्य हैं जिनमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जबकि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक को नियुक्त किया जाता है। तो इन्हें दोहरा भार दिया गया है। एक तो ये पंजाब के राज्यपाल रहेंगे और दूसरा ये चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रशासक के रूप में भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। ये पंजाब के 30वें राज्यपाल यहाँ पर बने हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ विधेयकों की जो हाल ही में हमारी विधानसभा के द्वारा पारित हुए। तो दोस्तों पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक गांधी वाटिका जो है उसकी स्थापना की बात कही गई थी और उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम था गांधी वाटिका ट्रस्ट। ठीक है, न्यास ट्रस्ट। तो गांधी वाटिका न्यास ट्रस्ट जो है इसको बनाया गया था ताकि जो गांधी दर्शन संग्रहालय जयपुर में स्थापित किया गया था उसका संचालन किया जा सके।
और अब नई सरकार ने इसको क्या कर दिया है, निरसन कर दिया है, मतलब इसको हटा दिया है, इस तरह के ट्रस्ट के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। तो गांधी वाटिका न्यास में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उपाध्यक्ष को बहुत सी शक्तियां दी थी, जिसके माध्यम से जो है अगर अध्यक्ष को भी हटाना है तो फिर उपाध्यक्ष से चर्चा करना जरूरी है। इसके अलावा जो संपत्तियां हैं उनको बेचने का अधिकार भी जो है इसको दे दिया गया था, ट्रस्ट को दे दिया गया था। 3 अक्टूबर 2023 को ये ट्रस्ट बना था और इसीलिए अब जो है इसको क्या किया जा रहा है, इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो म्यूजियम बनाया गया था वो भी अभी तक जनता के लिए नहीं खुला और उसका संचालन चूंकि इस ट्रस्ट को करना था और ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब वो संचालन का भार किस पर आ गया है, वो भार आ गया है राज्य सरकार पर। मतलब राज्य सरकार ही अब उस ट्रस्ट का संचालन करने वाली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राज्य में लगातार काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो उन्हीं लोगों का है जो टेक्निकली अपग्रेड होंगे। और इसीलिए राज्य में एक बिहेवियरल लैब, एक साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो शुरू किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है, आरकेट में। आरकेट क्या है, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है, ऐसी तकनीकें जो वर्तमान दौर में उभर रही हैं, विकास के दौर में है और आने वाले समय में हमारे आसपास के पूरे माहौल को, हमारे अनुभव को बदलने की क्षमता रखती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्निक्स, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी की सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रूप में आती है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इसमें प्रशिक्षण देने के लिए और इन तकनीकों के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया था। और इसी सेंटर में आपके इन तीनों केंद्रों को उद्घाटन किया गया है। ये जो साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, साइबर हमलों को कम करने के लिए सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब ऐसा माहौल दिया जाएगा जिसमें उपयोगकर्ता को लगेगा कि वो साइबर हमले का शिकार हो रहा है और इस तरह से उसको कम करने के लिए उसे प्रशिक्षण मिलेगा। बुनियादी ढांचे के साथ संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करने की राज्य की क्षमता भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो वाकिफ होते हैं कि किस तरह से साइबर हमले किए जाते हैं। साइबर हमला आप जानते हैं, साइबर हमला क्या होता है, जब कभी किसी कंप्यूटर को या तो स्रोत के रूप में या फिर लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार की जानकारी में हेरफेर करने, जानकारी को चुराने, उसमें सेंध लगाने या किसी भी प्रकार से उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस प्रकार के हमलों को हम साइबर हमले कहते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे कि आज के समय में मोबाइलों के माध्यम से हैकिंग करके, धोखाधड़ी करके या फिर डिजिटली अरेस्ट करके जो है चोरी की जाती है, उन सब चीजों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। राज्य के भीतर साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को विकास करने में भी ये लैब सहायक होगी। इसी तरह जो ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर है, ये क्या करेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है ऐसे रजिस्टर बनाने में जो सुरक्षा में पूरे के पूरे बहुत मजबूत हो और जिनको आसानी से, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक के बाद एक आप नया डेटा जोड़ सकते हैं ब्लॉक्स के रूप में, ठीक है। और इस ब्लॉकचेन पर आधारित बहुत सी सुविधाएं हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की किसी योजना में लाभार्थियों की जानकारी इकट्ठा करना हो तो वो ब्लॉकचेन के माध्यम से, ओपन रजिस्टर के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें न केवल पारदर्शिता होगी बल्कि सुरक्षा भी उसकी मजबूत होगी, क्योंकि उसको परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक होती है, बहुत ही हाई लेवल्ड होती है और वो आसानी से नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम की। दोस्तों वायु प्रदूषण भारत की एक प्रमुख समस्या है और आप कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर के बाकी सभी, जिनके अंदर राजस्थान के ज्यादातर शहरों को प्रदूषित शहरों में सबसे टॉप पर रखा गया है। और इनमें भी
राजस्थान के शहर तो हमेशा देखने को मिलते हैं, तो भारत के ही नहीं, राजस्थान के भी शहरों में जैसे भिवाड़ी हो गया, पाली हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, ऐसे शहरों को अधिकतर बार आपके प्रदूषण की दृष्टि से ऊपर रखा गया है। पूरे देश में 122 शहरों को साफ सुथरा करने के लिए और उनकी आबो हवा को सुधारने के लिए 5 साल के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। मतलब हवा के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं पीएम, PM10 और PM2.5, ठीक है, मतलब ये माइक्रोन में होते हैं और ये आकार है कणों का, क्योंकि जितना बारीक आकार जैसे PM2.5 है, मतलब 2.5 माइक्रोन के आकार के जो कण हैं उनकी मात्रा जितनी अधिक हवा में होगी उतना ही वो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं और उतना ही वो हवा को खराब करते हैं। इनकी मात्रा कम रहना जरूरी है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है स्लैब WHO ने भी दिया हुआ है, उसके कम रहना इसमें जरूरी है और उसी को बताने का काम या उसको कम करने का काम इस पूरे प्रोग्राम के तहत किया जा रहा था। 122 शहरों में से राजस्थान के 5 शहर इसमें लिए गए थे। अब वो 5 शहर कौन कौन से उनके नाम आप देख लो। जो है इसमें था आपका जोधपुर, अलवर, उदयपुर, जयपुर और कोटा, ठीक है। इनमें से भी 3 तो आपकी स्मार्ट सिटीज हैं, उदयपुर, जयपुर और कोटा, और जोधपुर अलवर जो है वो नहीं है। तो जोधपुर और अलवर की हवा में हमको सुधार देखने को मिला है इस प्रोग्राम की वजह से, लेकिन बाकी जो 3 है ना, इन 3 में किसी तरह का कोई सुधार हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कोशिश की गई थी कि 2017 में जो PM10 कणों की सांद्रता इन शहरों में है उसको 2024 तक हम 30% तक कम कर देंगे। मतलब अगर अभी 100 पर है तो आने वाले समय में अर्थात 2024 तक इसको 70 पर लाने का प्रयास करना था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया है। मतलब जो प्रयास किए जाने थे उस स्तर पर इसमें प्रयास नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, तो अगला आप देख सकते हैं राज्य में जो सूचना आयोग है जिसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूरे देश भर में की गई है, ठीक है, और जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपीलें सुनने वाला राज्य के स्तर का सर्वोच्च निकाय है, उसमें हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई है। इन नियुक्तियों में हमारे जो भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और जो डीजीपी रहे हैं हमारे मोहन लाल लाठर, उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, जबकि 3 अन्य जो सूचना आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। कौन कौन है? इनमें है सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। अब यहां से क्या होगा कि 4 नाम आपके पास हो गए और हो सकता है अगली परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है या निम्नलिखित में से किसे सूचना आयुक्त नहीं बनाया गया है। तो वो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि मोहनलाल लाठर जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और बाकी के जो 3 हैं वो सूचना आयुक्त के रूप में इसमें नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह की नियुक्तियां अक्सर हमारी परीक्षा में पूछी जाती है और इसीलिए इसको यहाँ पर सम्मिलित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला जो टॉपिक है वो है जस 2024। तो दोस्तों जस क्या है? एक शो, एक प्रकार का शो है, एक प्रकार का एग्जीबिशन है जिसके अंतर्गत ज्वेलरी जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी तरह का एक कार्यक्रम आपके जयपुर में जो सीतापुरा है वहां पर एक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, मतलब JECC है, वहां पर बड़ी मात्रा में सेमिनार्स का और कॉन्फ्रेंसेस का और विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के कार्यक्रम है उनका आयोजन होता है। क्योंकि जयपुर में ही जो सीतापुरा है वहां पर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, 2 उसमें फेज है, ठीक है। तो पूरे राजस्थान में अगर हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जो सेज योजना है वो कहां पर लागू की गई है? सीतापुरा में। और वहां जो है वहीं से आपके वहीं पर उसी स्थित JECC में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। क्यों किया गया? ताकि ज्वेलरी के क्षेत्र में, जेम्स के क्षेत्र में हम निर्यात को बढ़ावा दे सकें और देश विदेश के जो निवेशक हैं उनको यहाँ आकर्षित कर सके, ठीक है। अब देखिए जस 2024 में कुशल चंद सुराणा जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जस 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
क्लियर है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। इसी तरह के प्रश्न हमारे यहाँ पर आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सरकार के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है और इसके लिए सरकार लगातार क्या करती है, किसी न किसी प्रकार से जो है पैसे का प्रबंध करती रहती है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी हुडको के साथ में क्या किया है, एमओयू किया है। हुडको क्या है? हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब जो आवासीय सुविधाओं को विकसित करने के लिए लोन देने वाली एक संस्था है, वो है हुडको। तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, और घर की व्यवस्था कैसे होगी? पैसे से। और ये पैसा कहां से मिलेगा? इस तरह के संस्थानों से। तो राज्य सरकार ने आने वाले 5 वर्षों तक पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजना, क्योंकि हुडको का काम अर्बन डेवलपमेंट भी है और डेवलपमेंट के अंतर्गत बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्मिलित होता है। बेसिक सुविधाएं क्या क्या होती है? सिंचाई होती है, बिजली होती है और पानी होती है। इनको उपलब्ध कराने के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपए का ऋण राजस्थान सरकार को हुडको के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी के लिए एमओयू भी किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है हमारे टीबी के बारे में। क्योंकि रोग जो है ये आपके सिलेबस में है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो इसी क्रम में टीबी अर्थात जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, उसके उसकी रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान। कब चलाया गया था? 2023 में। 24 मार्च 2023 को वाराणसी में एक विश्व टीबी रोग दिवस का आयोजन किया गया था, समारोह का आयोजन किया गया था। और इसी दौरान टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया था। अभियान का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा एक तो लोगों में जागरूकता फैलाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीबी के बारे में जागरूकता हो, लोग निरंतर दवाई ले उसके लिए व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ जो टीबी के रोगी हैं उनको सहायता के लिए संबल प्रदान करना। ये सारे इसमें सम्मिलित थे। और इसी क्रम में राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। तो आपको ये आंकड़ा भी याद रखना होगा, कितना है? 586। 586 जो अपनी पंचायतें हैं उनको हमने यहाँ पर टीबी से मुक्त कर दिया है। तो ये आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। निशुल्क दवा योजना। सभी जानते हैं कि 2011 में 2 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य के लोगों को निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो बेसिक दवाएं होती है उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। उस योजना में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चाहे वो दवाओं की उपलब्धता की बात हो, चाहे वो दवाओं की सही समय से जो है इसकी विभिन्न स्तरों पर इसको भेजने की बात हो, या फिर इन दवाओं को सम्मिलित करने की बात हो। तो राज्य में आज 1828 के करीब दवाएं जो है वो इस योजना में सम्मिलित है, जिनका लाभ हमारे आमजन को मिल रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो जयपुर जो है वहां पर हाल ही में 16वें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल गया। वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है, ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी कर से होने वाली आय है उसका बंटवारा किया जा सके। इसी के साथ साथ राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ जो हमारे राजकोषीय नीति है उसके प्रमुख घटकों के प्रति केंद्र और राज्यों को सलाह प्रदान करने का काम नीति आयोग करता है, जिसको हर 5 साल के लिए किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं। और जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त ये नीति आयोग कार्य करता है। और ये कैसे कार्य करता है? ये प्रतिनिधिमंडल भेजता है अलग अलग राज्यों में, और वहां से वहां की धरातलीय स्थिति को जान करके और फिर उनके लिए रिकमेंडेशन करता है। तो आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का संबंध भी राजस्थान से है, आप सभी जानते हैं। और इनकी जो है इनको बनाया गया था अध्यक्ष 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2025 इनके पास वो लास्ट डेट है जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसको? हमारे राष्ट्रपति को। और फिर उसके बाद में केंद्र के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। तो इसी के लिए
ये आए। इनकी टीम में कौन कौन है? श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर अजय पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ये सभी इनकी टीम में सम्मिलित है। महत्वपूर्ण यह है कि इसकी स्थापना कब हुई, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है। ये दो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी रिकमेंडेशंस 2025 से लेकर के 2030 का जो अवधि है उसमें लागू होंगी। ठीक है, और ये क्या क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसकी नियुक्ति कैसे होती है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आरएस जंक्शन की ओर से हमारा जो वार्षिकांक है करंट अफेयर्स का वो भी पब्लिश हो चुका है। और इसके साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में न केवल वार्षिकांक बल्कि इकोनॉमिक रिव्यू की ओरिजिनल प्रति जो है वो भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर हम बात करें दो पिलर्स की जो कि आरएएस परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है, तो वो दो पिलर्स होते हैं, पहला इकोनॉमिक रिव्यू और दूसरा करंट अफेयर्स। जिस बच्चे ने इन दो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लिया, समझो उसकी आधी जो भागा दौड़ी है वो खत्म है। उसके बाद खाली उसको अपने पीवाईक्यूज और बाकी चीजों को तैयार करना होता है, और इन तीनों को तैयार करके निश्चित रूप से आप आपके आरएएस प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने पूरे जनवरी से लेकर जून तक के जो करंट अफेयर्स है उनको सम्मिलित करते हुए ये किताब निकाली है, जिसके अंतर्गत आपको पूरा हमारा जो लेखानुदान, पूरा हमारा बजट, इकोनॉमिक रिव्यू की समरी और 6 महीने की राजस्थान की करंट उपलब्ध है। इसी के साथ इकोनॉमिक रिव्यू की जो फुल समरी, फुल जो बुक है वो भी इसके साथ निःशुल्क आपको उपलब्ध है, जो कि मार्केट में किसी भी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। अगली खबर पर हम बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लगातार आने वाले समय में चूंकि जैसे जैसे डिजिटल चीजें हो रही है, तो उसके साथ साथ कंप्यूटरों का प्रयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है तो कंप्यूटरों के माध्यम से होने वाली वारदातें अर्थात साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। ऐसी सभी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सर्ट इन अर्थात सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो टीम है इंडिया की, उसका गठन कर रखा है। अब चूंकि वो केंद्रीय स्तर पर काम करती है तो कई बार उसकी सुविधाओं का लाभ सीधे सीधे राज्य को नहीं मिल पाता। इसीलिए राज्य में भी साइबर अपराधों की रोकथाम हो सके, उसके लिए सर्ट इन की तर्ज पर एक राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र, राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र जो है उसकी स्थापना की जा रही है, ताकि राज्य में भी साइबर सुरक्षा घटनाओं का प्रबंधन किया जा सके और डिजिटल परिदृश्य के रक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए समर्पित हमारे पास भी एक संस्थान हो जो राज्य में त्वरित गति से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए हमारे जो आमजन है उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनका धन है जो ऑनलाइन है या फिर उनका जो डेटा है उसकी वो सुरक्षा कर पाए। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र राज्य डेटा सेंटर में बनाने की बात की है। एक हनी पॉट सेंसर भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो अपने नेटवर्क में एक हनी पॉट सेंसर भी लागू किया जाएगा जो वैध सिस्टम की नकल करके और जो साइबर हमलावर हैं उनको आकर्षित करेगा और ऐसे हमलावरों को पकड़ के और इन हमलावरों को जो है उपयुक्त सजा जो भी इनको दी जानी है वो दिलवाई जा सकेगी। तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ये एक हमारे यहाँ पर केंद्र बनेगा जिसका नाम होगा CSIRT। क्या बोलेंगे इसको? कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना। तो दोस्तों, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो हमारे यहाँ पर सड़क सुरक्षा को महत्व दे रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मौतें होती है और उनको रोकने के लिए पूरे देश भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों की हर साल सड़क दुर्घटना में मौतें हो जाती है। और उसी को रोकने के लिए जो है 2030 तक यातायात दुर्घटनाओं में 50% की गिरावट हो जाए, मतलब आज जो दुर्घटनाएं हमारे होती है वो कम से कम 50% घट जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है? एक कार्य योजना
जिसको हम सड़क सुरक्षा कार्य योजना कह रहे हैं, वो शुरू की जाएगी। और इसमें 3 प्रमुख काम यहाँ पर किए जाने वाले हैं। 3 काम क्या-क्या है? पहला काम होगा बुनियादी सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है? गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करवाना, ठीक है? तो बुनियादी जो भी ट्रैफिक जो रूल्स हैं, उनको फॉलो लोग कर पाएँ, उसके लिए जागरूकता और इसके साथ-साथ दंड के माध्यम से या फिर शुल्क जो भी लगते हैं, उनके माध्यम से रोकना। 2027 से लेकर 2030 तक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने जैसे सुरक्षा व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान देना। और तीसरा 2030 से लेकर 33 तक पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का विकास और जो सड़क का बुनियादी ढांचा है, मतलब जो हमारे रोड्स हैं, जो पेवमेंट है, उन सभी को बेहतर करना। ये सारे के सारे प्रयास इसके अंतर्गत किए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्यावरण संरक्षण की। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिन पर लगातार विलुप्ति के खतरे मंडरा रहे होते हैं और उनके संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करती है। इसी क्रम में हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने एक 2 महत्वपूर्ण जो जीव हमारे यहाँ पर हैं, पक्षी प्रजातियां हैं। एक है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जिसको हम गोडावण के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है लेजर फ्लोरिकन। इन दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना के अगले चरण में 56 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसमें क्या क्या करेंगे? एक तो होगा आवास का विकास, मतलब जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, मतलब जिन जंगलों में ये रहते हैं, उन जंगलों को विकसित करना, उनको सुरक्षा देना। दूसरा क्या करना? स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जहां पर ये पाए जाते हैं उसी जगह पर इनको विकसित करना। 2 तरह का संरक्षण होता है, एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण। बहिर्स्थानीय में हम क्या करते हैं? उस जीव को प्राकृतिक क्षेत्र से निकाल करके कैप्टिविटी में लेके जाते हैं, जैसे कि जू हो गए या रिसर्च सेंटर जो हो गए या प्रजनन केंद्र हो गए, वहां पर रखा जाता है और फिर वहां पर उसकी आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और एक होता है स्वस्थानीय, जिसमें उसको प्राकृतिक क्षेत्र को ही सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि बाघों को हम अगर नेशनल पार्क में रख रहे हैं, तो ये एक तरह का स्वस्थानीय संरक्षण है, जहां पर वो जिस क्षेत्र में मिलता है वहीं पर उसका संरक्षण कर रहे हैं। जबकि अगर हम किसी जू में या जैसे गोडाउन को हम हैचिंग सेंटर में ले जाकर के और वहां पर अगर हम उसको संरक्षित कर रहे हैं, तो वो बहिर्स्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बंदी प्रजनित पक्षियों को मुक्त करना और बाकी गतिविधियां। अब दोनों जीवों में से पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसको हम हमारा राज्य पक्षी भी कहते हैं। और 2013 में इसको बचाने के लिए राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना शुरू की गई थी। उसी में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट गोडावण, 2016 में चला था। इसके बाद में जुलाई 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों संस्थानों के बीच में एक एमओयू अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब एक समझौता ज्ञापन हुआ। और इस समझौता ज्ञापन में इन दोनों जीवों को न केवल लेजर फ्लोरिकन बल्कि उसके साथ साथ हमारा जो गोडावण है, इन दोनों का संरक्षण करने की बात यहाँ पर कही गई। और इसके अंतर्गत कुछ सेंटर्स की स्थापना की गई, जिसमें से 2 सेंटर तो थे आपके गोडावण के लिए, तो 2 तो जीआईबी संरक्षण केंद्र थे, मतलब गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावण का संरक्षण केंद्र, और दूसरा था लेजर फ्लोरिकन का संरक्षण केंद्र। गोडावण के संरक्षण केंद्र कहां कहां पर है? एक तो सम और एक रामदेवरा, ठीक है, जैसलमेर के अंदर इन दोनों जगह पे। और सोरसन में जो है आपका लेजर फ्लोरिकन संरक्षण केंद्र, सोरसन कहां पर है? 12 में। सोरसन और इसके साथ साथ आपका सम और रामदेवरा, सम और रामदेवरा में गोडावण का संरक्षण और सोरसन में आपके लेजर फ्लोरिकन का संरक्षण करने की बात इसमें कही गई। अगर हम बात करें अभी, तो आज की तारीख में हमारे पूरे राज्य में गोडाउन की संख्या कितनी है? 140। और गोडाउन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी लाइन, क्योंकि गोडाउन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है और इसीलिए ये इन हाई इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस है उनमें फंस करके और मर जाता है। वहीं पर लेजर फ्लोरिकन, जिसको हम क्या बोलते हैं? खरमोर, खरमोर बोलते हैं गुजरात में, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोलते हैं खरतीतर। तो खरमोर या खरतीतर को लेजर फ्लोरिकन बोलते हैं, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको हम गोडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को संरक्षित हम इसमें कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें खरमोर के लिए, तो अजमेर में सोखलिया नामक एक जगह है, वहां पर भी WII अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खरमोर के संरक्षण के लिए एक परियोजना भी शुरू की है। तो ये इन दोनों जो जीव हैं जो एक तरह से विलुप्ति की कगार पर हैं और जिनके बहुत से
जो है आबादी नष्ट हो चुकी है, उनको संरक्षण करने की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट अगर कुछ पॉलिटी की बात करें तो हाल ही में एक नियुक्ति की गई है, जो प्रतिपक्ष है हमारा, कांग्रेस सरकार वर्तमान में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है और उसके द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया रामकेश मीणा को। तो गंगापुर सिटी जो है, जो नया जिला बना है, वहां से विधायक है रामकेश मीणा और इनको क्या बनाया गया, उपनेता प्रतिपक्ष। तो होता क्या है कि जो सर्वाधिक दूसरा सीटें प्राप्त दल होता है विधानसभा में, उसको मौका मिलता है प्रतिपक्ष के रूप में बैठने का, और वो नियुक्त करते हैं एक तो अपना नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष कौन, अपने अभी टीकाराम जूली, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष तो है टीकाराम जूली, और उपनेता प्रतिपक्ष किसको बना दिया, मतलब जब ये नहीं होंगे, इनकी जगह कौन काम करेगा, वो करेंगे अब गंगापुर सिटी के रामकेश मीणा। इसी तरह से हर एक दल के द्वारा एक मुख्य सचेतक या चीफ विप की नियुक्ति की जाती है। ये क्या करता है, ये अपने दल के सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित होने के लिए और कभी वोटिंग अगर देनी है तो वोटिंग संबंधी निर्देश देने का काम करता है। मतलब मुख्य सचेतक के रूप में ये पूरे दल के सदस्यों के व्यवहार पर, जो भी विधानसभा में है, उन पर नियंत्रण रखने का काम करता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है, किनको, चीफ विप के रूप में विधायक रफीक खान को। चलिए अब बात करते हैं कुछ सेना के जो ऑपरेशन है उनकी। तो राजस्थान में दोस्तों हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सीमा। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा। तो चूंकि आप जानते हैं कि पंजाब क्षेत्र जो है वहां पर नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा है, और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से राजस्थान के भी कुछ जिले हैं जहां पर नशा बढ़ता जा रहा है, युवाओं में खास करके नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। उसी को रोकने के लिए हमारा जो गंगानगर जिला प्रशासन है, उसके द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नशे को लेकर के जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पड़ोस से तस्करी के माध्यम से नशे की वस्तुओं को हमारे राज्य में लाया जाता है, क्योंकि भारत, राजस्थान की और पाकिस्तान की सीमा आपस में जुड़ती है गंगानगर में, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जो है वहां पर इस तरह की समस्याएं भी हैं, और उनको रोकने के लिए गंगानगर में जिला प्रशासन ऑपरेशन सीमा के नाम से एक ऑपरेशन का संचालन कर रहा है। तो ये भी आप याद रखिए, तो आपको यहाँ से मदद मिलेगी परीक्षा में। एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन जागृति। कौन चला रहा है, ऑपरेशन जागृति चलाया जा रहा है बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने के लिए। कहां पर, गंगापुर सिटी में। तो गंगापुर सिटी जो है वहां पर जो बालक पॉक्सो के बारे में नहीं जानते हैं, पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब बच्चों के साथ में यौन किसी तरह के अपराध करने का कोई भी कोशिश करे, उससे बच्चे कैसे बच सकते हैं, उसके प्रावधानों को बच्चों को बताने की बात इस अधिनियम में की जाती है। 2012 का हमारा ये अधिनियम है, ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो कि बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी स्थिति में जब बच्चों के साथ कोई भी यौन दुर्व्यवहार किया जाता है, तो फिर इस अधिनियम का सहारा इसमें लिया जाता है। तो ऑपरेशन जागृति गंगापुर सिटी में है, ऑपरेशन सीमा कहां पर था, गंगानगर में है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान को स्पार्क अवार्ड, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला है, कमला देवी को मिला है राज्य स्तरीय पहला पुरस्कार। तो दोस्तों कमला देवी कौन है ये जान लीजिए। कमला देवी एक आशा सहयोगिनी है। आशा कौन होते हैं, एक्रीडेट सोशल हेल्थ वर्क एक्टिविस्ट, ठीक है। आशा हमारे जो महिला सशक्तिकरण के लिए, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए अंतिम स्तर की कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। और ये आशा सहयोगिनी के रूप में ही कमला देवी जो है, जो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनका चयन किया गया। उन्होंने चूंकि आंगनबाड़ी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, 2 बच्चों पर महिला नसबंदी को प्रेरित करने के लिए उन्होंने काम किया, और 25 से भी ज्यादा महिलाओं को 1 साल के भीतर भीतर नसबंदी इन्होंने करवाई, तो इसीलिए इनको राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल हुआ है। 11 जुलाई को, चूंकि हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए नसबंदी एक विकल्प के रूप में होता है, इसीलिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कमला देवी का, कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर किसको सम्मानित किया गया, कमला देवी को। कौन है वो, आशा सहयोगिनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान। तो प्लास्टिक को लगातार बैन किया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 100 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक होती है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग तब कम होगा जब हमारे पास विकल्प होंगे। और प्लास्टिक के विकल्प क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक के विकल्प वो हैं जो चीजें नष्ट हो सकती है, जैसे कागज के थैले हो गए या फिर जूट के थैले हो गए। तो ऐसे ही एक अभियान दैनिक भास्कर के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान। अब आपको कई बार सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि अभियान का नाम क्या है। ठीक है, राज्य में प्लास्टिक को रोकने के लिए जो है चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान। कौन चला रहा है? दैनिक भास्कर। किसने शुरुआत की? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। तो कैरी बैग की जगह जूट बैग का इस्तेमाल लोग करें, उसके लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है विष्णु लांबा। और विष्णु लांबा को जाना जाता है एक विशेष नाम से। क्या नाम है? ट्री मैन ऑफ इंडिया। क्यों? सीधा सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति वृक्षों को बचाने के लिए काम करेगा उसी को ट्री मैन कहेंगे। तो इन्होंने, चूंकि ये वैसे तो टोंक के हैं, लेकिन नागौर में रहते हुए इन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाने का काम किया है। और इसीलिए अब इनको मध्य प्रदेश के जो इंदौर है वहां पर 51 लाख वृक्षारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आपसे प्रश्न 2-3 आ सकते हैं कि एक तो ये बताइए कि जो ट्री मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है? तो ये आप याद रखें, विष्णु लांबा। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो नागौर है। ये कहाँ के मूल हैं? तो टोंक के हैं। और इनको अभी कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आप बता सकते हैं कहाँ के? इनको इंदौर का या मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये किससे जुड़े हैं? तो ये कल्पतरु नामक जो संस्थान है जो कि वृक्षारोपण को जो है बचाने का काम करता है, वृक्षों को बचाने का काम करता है और रोपण को बढ़ावा देता है, उसमें ये जो है वहां पर काम करते हैं, उससे जुड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं, पोषित लाडो अभियान। महिला कुपोषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में हमेशा से रही है। और इसी क्रम में बारां जैसा जो जिला है, जो आज भी बहुत पिछड़े जिलों के रूप में माना जाता है, आदिवासी क्षेत्र अधिक है, उबड़ खाबड़ है और रोजगार के अवसर कम है, ऐसे क्षेत्र में बारां जिले में जो छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने पोषित लाडो अभियान शुरू किया है। 15 जुलाई से शुरू हुआ है और ये चलेगा 25 अक्टूबर तक। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? इसके माध्यम से एनीमिया की जांच बच्चियों में की जा रही है और इनको दवाइयां दी जा रही है। कैसी कैसी दवाइयां दी जा रही है? इनको दी जा रही है IFA, ठीक है, एल्वेंडाजोल टेबलेट और आंवला कैंडी। ये सारी दवाएं इनको यहाँ पर दी जा रही है। IFA क्या होती है? IFA का मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, तो आयरन फॉलिक एसिड की जो दवाइयां हैं वो इनको यहाँ पर दी जा रही है। कहां पर हुआ? बारां में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के। 3-4 और बचे हैं जिनको हम कवर अप कर लेते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो पहला स्पोर्ट्स है, अर्चना बिलोनिया को 2 मेडल मिले हैं, सीकर के रायपुर गांव की है। और कजाकिस्तान में 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस कंपटीशन में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। पहला तो इन्होंने सीनियर महिला वर्ग के स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 292 किलो उठाया और गोल्ड मेडल जीता, जबकि बेंच प्रेस में 107 किलो के साथ में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, ज्यादातर ये क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं कि कितने किलो में जीता या कितने का स्कोर किया, ऐसे प्रश्न भी आजकल आने लगे। तो ऐसे डेटा पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नाम ही पूछेंगे, आजकल बहुत अंदर जाकर के भी जो है आरपीएससी प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता है। तो ये भी आप यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान रखें कि इनको किस फील्ड में मिला है और कौन कौन से मेडल इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के एक व्यक्तित्व है भरत। ठीक है, तो भरत सिंह, इनको भारतीय वॉलीबॉल टीम की अंडर 20 टीम का कोच नियुक्त किया गया है एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए। ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है राजस्थान का। अब राजस्थान के ही एक व्यक्ति को मौका मिला है एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, जो अंडर 20 की टीम है, मतलब 20 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों की जो टीम है उसको ये यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे, कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा खेलों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो है, जयपुर के पवन कुमावत ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है? 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप बेंच प्रेस जो है उसके अंतर्गत इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो जिसमें हमने देखा पिछला भी अर्चना ने जीता है, वहीं पर इन्होंने भी जीता है।
76 किलो भार वर्ग में इन्होंने 243 किलो यहाँ पर वजन उठाया और इस तरह से इन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक में जो राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया उनके बारे में। हम जानते हैं कि राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई मेडल तो यहाँ पर नहीं जीता, लेकिन 2 खिलाड़ियों को मौका मिला था इस बार पेरिस में जाने का। तो कुल 117 खिलाड़ी राजस्थान भारत से गए थे, जिनमें से 2 खिलाड़ी शूटर माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका दोनों गए थे। दोनों ही खिलाड़ी स्कीट स्पर्धा में थे, ठीक है। और स्कीट स्पर्धा में जहां पर माहेश्वरी ने 2 खेलों में भाग लिया। एक तो माहेश्वरी महिला स्कीट में रही 14वें स्थान पर, ठीक है, तो इनको कोई मेडल नहीं मिला। जबकि अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान दोनों ने मिश्रित स्कीट इवेंट में, मिक्स्ड इवेंट के अंतर्गत जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था उसमें ये 44-43 एक अंक से हारे। कितने अंक से हारे? एक अंक से। और ये चौथे स्थान पर रहे। मतलब ये मेडल ला सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एक अंक से हार करके और इनको चौथे स्थान पर क्या रहना पड़ा? स्थापित रहना पड़ा। और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद ये मेडल से चूक गए। खैर, हार जीत इसमें लगी रहती है और ऐसा ही एग्जाम में भी होता है, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहे तो निश्चित रूप से सफलता हमको एक ना एक दिन मिलती है। दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि आप आरएएस परीक्षा में 30 दिन या 3 महीनों में सफल हो सकते हैं, तो ये आपके साथ बेईमानी है, सरासर झूठ है। आप मान के चलिए कि इस परीक्षा के लिए आपको लंबे समय तक लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला 500 बच्चों में से एक का है। मतलब 500 जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट होते हैं उनमें से एक स्टूडेंट को अंतिम रूप से सफलता मिलती है, और ऐसी सफलता के लिए उतनी ही मेहनत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लगातार अपनी तैयारी में निरंतर बने रहें। हम आपको इसी तरह का कंटेंट वैसे ही लाते रहेंगे। इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, जहां पर हम अगस्त माह के और जो इंपॉर्टेंट करंट है उन पर बात करेंगे। थैंक यू।